हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के हम कुछ पार्ट्स करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक टर्म की, कि भैया ये जो चैप्टर है ये कहाँ से आता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लास्ट में, सबसे लास्ट में हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसके साथ साथ हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्सेस दैट कॉजेस। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जहां पर हम स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में क्यों है इसकी भी स्टडी करते हैं। वो मोशन में है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, जिसको इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। अब हमारी जो मैकेनिक्स होती है इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच होती है यहाँ पर स्टैटिक्स, दूसरी ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स, और एक और क्या होती है, डायनेमिक्स। सबसे पहले बात करेंगे सर स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट किस में है, अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस समय पर आप उसकी स्टडी करते हैं, उस समय पर आप उसके बारे में समझते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है ना, हम उसकी स्टडी करें विदाउट विदाउट गोइंग इनटू कॉजेस ऑफ मोशन। अब वो मोशन किस वजह से हो रहा, हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे, हम केवल इसकी स्टडी कर रहे हैं कि भैया मोशन हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। अब वो किस वजह से हो रहा है, हम फोर्सेस की बात नहीं कर रहे, रीजंस की बात नहीं कर रहे। क्लियर है कि नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी क्या, डायनेमिक्स। यहां पर हम मोशन की बात करते हैं, बस यहाँ पे साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में हम रीजंस भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम स्पीड पढ़ेंगे। अब कोई गाड़ी है वो एक स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अब वो स्पीड उसको कहाँ से मिल रही है हम इसकी बात नहीं करेंगे, केवल हम उसकी स्पीड की बात करेंगे। तो ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर, ये किसका चैप्टर है, काइनेमेटिक्स का चैप्टर है। समझे क्या नहीं समझे। आगे चैप्टर आए ग्रेविटेशन वगैरह, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा तो मतलब वेलोसिटी के अंदर उसके पास एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है, क्लियर हुआ, उसका एक्सेलरेशन है। अब वो जब नीचे गिर रहा तो क्यों गिर रहा, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। क्लियर है कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो क्यों गिर रहा, क्योंकि भैया उसके ऊपर क्या लग रहा, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा। अब यहाँ पे आप रीजन की बात भी करने लगे, जहां पे आप रीजन की बात करेंगे वहां पे उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो एक बार फिर से जल्दी से सुन लीजिए। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जहां पर हम, मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जहां पर हम मोशन के मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करें, है ना, उसकी स्टडी करें, ठीक है, और साथ में उनके रीजन्स की बात करें। अब इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हम बात करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की, जब वो रेस्ट में होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके अपन रीजन की बात नहीं करें, रीजन की स्टडी ना करें, केवल हम उसके मोशन के बारे में पढ़ें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इसकी मोशन की भी स्टडी करें और उसके कॉजेस की भी स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। अब बढ़ते हैं आगे। देखो टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सारे करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे सर, आपने बोला कि सर मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं, मोशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। अब मोशन क्या है, मोशन का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। अभी जैसे आप किसी भी बर्ड को फ्लाई करता हुआ देखोगे, ठीक है, तो कुछ समय बाद पहले वो यहाँ पे बर्ड थी, कुछ समय बाद वो यहाँ पे आ गई, तो उसने टाइम के साथ क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बर्ड है ये किस में है, मोशन में है। जैसे ये बर्ड है, ये उड़ रही है, कुछ समय बाद जैसे अभी यहाँ पर है, कुछ समय बाद वो यहाँ पर आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो बर्ड है वो किस में है, मोशन में है। तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब रेस्ट किसको बोलते हैं। तो अगर सर मोशन ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी
अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम बोलते हैं कि वो मोशन के अंदर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज रेस्ट में है। जैसे कि एक टेबल के ऊपर यहाँ पे बुक रखी हुई है। अब ये जो बुक्स हैं ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, आपने एक बार देखा कि भैया हाँ ये जो बुक्स हैं वो रखी हुई है, कुछ समय बाद भी वो बुक वहीं पर है। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहाँ पे जो बुक्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वो एक ही जगह पर है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इस मोशन यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है, रेस्ट में है। ठीक है ना? तो यहाँ पर दो बातें समझने की हैं, एक तो है ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे भैया, मोशन क्या होता है, और दूसरा है कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है ना? तो मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है? A book lying on a table is called रेस्ट। हम ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट। क्लियर है कि नहीं? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम बोल सकते हैं ये। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि सर क्या हर चीज हमेशा मोशन में होती है, क्या हर चीज हमेशा रेस्ट में हो सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखना कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं आर रिलेटिव। ये क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। आपको कोई चीज दिख रही है वो रेस्ट में है, लेकिन वो किसी और के लिए क्या होगी, मोशन में होगी। जैसे आपने इन बुक्स को देखा, आपने एक घर देखा, ठीक है, वो घर कहाँ पर है, आपके सामने बना हुआ है। वो घर जो है आपके सामने है, वो अपने वक्त के साथ, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब आपने अभी देखा, अभी भी वो घर वहीं पर है। आपने कुछ समय बाद देखा, उस समय पर भी वो घर वहीं पर है। वो घर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो आपके हिसाब से वो घर कैसा है, रेस्ट में है। लेकिन अगर उसी घर को कोई अंतरिक्ष से देखेगा, स्पेस से देखेगा, तो स्पेस से उसको अर्थ घूमती हुई दिखेगी, है ना? अब क्योंकि अर्थ घूमेगी तो अर्थ के साथ आपका जो शहर है वो भी घूम रहा होगा, है ना? तो उसके साथ साथ मतलब जहां पे वो घर है वो भी मोशन में होगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब अब अगर किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो सेम ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में भी हो सकता है। अगर किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट किसी और के लिए मोशन में भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में नहीं हो सकता। ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे सर, क्योंकि देखो हर चीज मूव कर रही है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर है। आपको लग रहा है कि सर हमारे सामने जैसे मान लो बुक्स रखी हैं, वो बुक्स तो हमारे सामने ही है, वो कहीं पे नहीं जा रही, है ना? आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष से देखेगा, स्पेस से देखेगा, तो अर्थ घूमेगी, अर्थ के साथ आपका घर भी घूमेगा, घर के साथ साथ घर के अंदर जो कुछ रखा है वो सारा सामान भी घूम रहा है, लेकिन वो आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल में है तो वो चीज मोशन में ना। समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखें कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए, किसी ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। आगे ना बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन की। देखो मोशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला होता है रेक्ट लीनियर मोशन। अब रेक्ट लीनियर मोशन नाम से ही समझ में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। अब मैं आपको इसके पहले एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की, पॉइंट मास बॉडी की डेफिनेशन देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पहले टाइप्स पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है? पहले आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में समझिए। अब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, अगर वो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपने साइज से कई गुना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम उसको पॉइंट मास बॉडी या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है? जैसे ये नवाड़ी है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है? हम निवाड़ी में रहते हैं। और ये है झांसी, यहाँ से लेके यहाँ तक की 25.9 के आसपास किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है? अब आपका साइज बिल्कुल छोटा सा है। आप मतलब कार से भी जाएंगे तो कार का साइज कितना होगा, छोटा सा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना? तो इस मैप पे आप देखेंगे तो ये जो मैप है ये आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो मैप है ये आपको क्या समझेगा, एक पॉइंट समझेगा। वो आपको निवाड़ी में एक पॉइंट लेगा और इस वाले पॉइंट से झांसी के एक पॉइंट तक की डिस्टेंस को बता देगा कि भैया इस रास्ते से आपको जाना है। समझे कि नहीं समझे? तो जब आप अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, आपका साइज छोटा सा है, आप इतनी ज्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आप क्या कहलाओगे, पॉइंट मास बॉडी या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो वो क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है?
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, मैं आपको क्योंकि मैं आपको सारी बातें एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले बात करेंगे रेक्ट लीनियर मोशन की। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्ट लीनियर मोशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्ट लीनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी, अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट मास बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की है। ठीक है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है देन इट इज कॉल्ड रेक्ट लीनियर मोशन, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्ट लीनियर मोशन। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। सर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। बस यहाँ पे होता ये है कि जैसे मान लो ये एक मान लो ट्रक है और ये ट्रैवल कर रहा, अभी जब ट्रक ट्रैवल करेगा ये बस जाएगी, जैसे मान लो हम आगे ले लें यहाँ पे एक पेज। ठीक है, ठीक है, अभी ये जब ये जैसे मान लो ये ट्रक है, ये जब आगे बढ़ेगा तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी तो इसके साथ में साइमल्टेनियसली आगे बढ़ेंगे, जैसे ट्रक पहले यहाँ पे था। ठीक है, कुछ समय बाद ट्रक कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, मतलब सारे इस ट्रक के सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव करके पैरेलली मूव कर रहे हैं, इसके साथ में मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। समझे क्या नहीं समझे, दोबारा सुनो। द मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, यहाँ पर जो बॉडी है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, यहाँ पर बॉडी कैसी थी, यहाँ पर बॉडी पॉइंट मास थी, यहाँ पर बॉडी पॉइंट मास नहीं है। द मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट, वो इस प्रकार से मूव करती है, ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली, कि उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोई बॉडी बड़ी बॉडी होगी उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे पार्टिकल्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। अब जैसे मान लो कोई बस वगैरह होगी, कोई ट्रक वगैरह होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक ट्रक हो गई, क्लियर है कि नहीं। अब ये अगर आगे बढ़ेगी तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो भी तो साइमल्टेनियसली आगे बढ़ेंगे। ये ट्रक पूरा जाएगा तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी आगे जाएंगे, क्लियर है कि नहीं। बस अब इस ट्रक को हम पॉइंट मास नहीं बोल सकते, इस ट्रक को हम पॉइंट मास बॉडी नहीं बोल सकते। तो अगर कोई भी बड़ी बॉडी, कोई भी जो कि एक पॉइंट मास बॉडी नहीं है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसके सारे पार्टिकल्स भी क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, है ना। और इसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। कोई डाउट किसी को भी, अगर देखो किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को कवर कर लूंगा। ओके, तो रेक्ट लीनियर मोशन एक पॉइंट मास, अगर कोई पॉइंट मास बॉडी, अगर कोई पॉइंट मास बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो इसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और यहाँ पे अगर कोई बॉडी जो कि पॉइंट मास नहीं है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे रेस हो रही है, जैसे मान लो ये बाइकर है, जैसे मान लो ये साइकिल चला रहा है, तो ये साइकिल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, तो इसके सारे इसका इसका ये वाला पहिया भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, इसका ये वाला जो हैंडल है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, मतलब पूरी की पूरी साइकिल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्लियर हो। अभी ये पूरी बॉडी है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसको आपको क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखो मैं आपको ये टाइप्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये टाइप्स बुक में लिखे हुए नहीं है, ठीक है ना। बुक में आपके केवल एक एब्सोल्यूट मोशन और एक रिलेटिव मोशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं पर बर्ड्स वगैरह आएंगे कि ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए सर ये मोशन होते कौन से हैं, है ना। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल बातें हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, अब मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी, यहाँ पर भी एक बात याद रखिए,
एक पॉइंट मास बॉडी है ना इज मूविंग ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई एक पॉइंट मास बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है, क्लियर है कि नहीं। आप एक धागे के अंदर एक पत्थर को बांध दीजिए, ठीक है, उसको आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा, सर्कुलर मोशन होता है। अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करे तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल के ऊपर मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और रोटेटरी मोशन में क्या होता है, रोटेटरी मोशन में यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे जैसे द मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, एक ऐसा मोशन जिसके अंदर एक बॉडी जो कि पॉइंट मास नहीं है, इज मूविंग सच दैट, इस प्रकार से मूव करे उसके सारे के सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली कंसेंट्रिक सर्किल में मूव करें। अब कहने का मतलब ये कि जैसे आप एक फैन को कंसीडर कर सकते हैं, ये एक फैन है, इसका सेंटर यहाँ पर है। अब जब ये घूमेगा तो ये वाला यहाँ पे तो कोई भी पार्टिकल ले लोगे तो वो इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल बना के, जैसे मान लो एक पार्टिकल ये है तो ये भी इस प्रकार से घूमेगा, ये एक पार्टिकल ये है तो ये भी इस प्रकार से घूमेगा, तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो, कंसेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हो, ठीक है ना। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। पंखा क्या करेगा, रोटेट करता है, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल बना के क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। इस मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ मोशन में नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन की, कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो द मोशन इन विच अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो, सॉरी टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, अब ये आगे पीछे मूव करे, कोई ऑब्जेक्ट आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, यहां से ये पीछे जाती है और फिर आगे जाती है, क्लियर है कि नहीं, और केवल इतनी यहां तक मूव करती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। और ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब अगर इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, अगर ये क्या करे, जैसे मान लो पहले ये इतना यहाँ तक जा रहा था ऐसा ऐसा, अब ये वहीं के वहीं बहुत ज्यादा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, है ना। ये बहुत ज्यादा आगे, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाए, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाए, वहीं के वहीं आगे पीछे हो, ठीक है। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वहीं के वहीं आपस में मूव कर रहा है, क्लियर है, वहीं के वहीं मूव आगे पीछे हो रहा, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। उसकी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, एंगल है, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए, ये इतना ज्यादा आगे पीछे ना जाए, ये बिल्कुल वहीं के वहीं आगे पीछे हो, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोले। क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। होता वो ऑसिलेटरी मोशन ही है, बस वहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा होता। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा होगा तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, एक मीन एक फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और अगर कोई मोशन में, एक ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, वहीं के वहीं मूव करे, उसे हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब बात करेंगे सर, जो मोशन है आपने बताया था कि एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन बुक के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एब्सोल्यूट मोशन, मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अ बॉडी विच इज कंप्लीटली एट रेस्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे देख पाओगे, आपने देखा कि पेड़ स्टेशनरी हैं, आपको दिख रहे हैं कि पेड़ एक जगह खड़े हुए हैं, क्लियर है कि नहीं, घर वगैरह एक जगह पे है, और एक बॉडी मूव करके जा रही है, क्लियर है कि नहीं। तो आप इतने बहुत सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनके रेस्पेक्ट में आप किसी के बारे में बताओगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा ये हाथ रुका हुआ है और मैं इस पेन को आगे पीछे करूं, क्लियर है, तो आपको लगेगा कि देखो इसके रेस्पेक्ट में, अगर आप इस हाथ के रेस्पेक्ट में देखें तो हाथ रेस्ट में है और पेन मूव कर रहा। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पर हम इसके रेस्पेक्ट में इसके मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी के मोशन को डिफाइन करें जो कंप्लीटली रेस्ट में है,
ठीक है ना, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे आपको लगेगा सर ये घर है, क्या ये रेस्ट में है? नहीं है रेस्ट में, वो आपको दिख रहा है रेस्ट में। लेकिन अगर आप स्पेस से देखेंगे तो अर्थ पूरी घूम रही, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही, अर्थ किसके, सन के चक्कर भी लगाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्थ मोशन में है, अर्थ मोशन में तो अर्थ के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ मोशन में हो गया। समझे कि नहीं समझे आप? तो कुछ भी इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, सब कुछ मूव कर रही है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो कोई भी चीज कंप्लीटली रेस्ट में नहीं होती है ना। और जब अपन किसी कोई चीज ऐसी है जो कंप्लीटली रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में किसी के मोशन को बताएं तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अ बॉडी विच इज कंप्लीटली एट रेस्ट, एक ऐसी बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन को डिफाइन करना जो कि कंप्लीटली रेस्ट में है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन विच इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है हमारा क्या? रिलेटिव मोशन। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें हम किसी भी मोशन को हम डिफाइन कर रहे हैं एक ऐसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जिसको हमने मान लिया कि रेस्ट में है। हमने मान लिया कि घर रेस्ट में है तो ये गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है ना। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि वो रेस्ट में है, और उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हम मतलब वेलोसिटी को, स्पीड को डिफाइन करते हैं, किसी के मोशन को डिफाइन करते हैं। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, इस मोशन को क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन बोलेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट में माना, उसके रेस्पेक्ट में आपने किसी की मोशन को डिफाइन किया। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो पृथ्वी है वो लगातार घूमेगी, ठीक है, तो वो तो हमेशा मोशन में रहेगी, तो कोई ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट में है ही नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होगा तो किसी भी चीज के आप मोशन के बारे में कैसे बताओगे? ठीक है ना, जब किसी चीज को रेस्ट में देखोगे फिर दूसरी चीज में मूव करती हुई दिखेगी, तब तो जाके आप मोशन को डिफाइन करोगे। क्लियर है कि नहीं? आगे ना बात समझ में, इतनी सी बात है। ठीक, अब बात करेंगे आगे। ठीक है, अब बात पॉइंट ऑब्जेक्ट में आपको पहले ही बता दिया कि आपको जैसे मान लो निवाड़ी से आप झांसी जाओगे, यहाँ पे 25-30 किलोमीटर है, तो 25-30 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है आपके साइज के हिसाब से। आपका साइज कितना होगा? 1.5 मीटर, 1 मीटर। क्लियर है कि नहीं? और इसका साइज इतना बड़ा है। क्लियर है कि नहीं? अब आप यहाँ से, आप इतने छोटे से हो, आप जैसे मान लो ट्रेन के अंदर ही बैठ के जाओगे तो उसका साइज भी देख लोगे, तो उससे अगर इस लेंथ से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटी है। क्लियर है? तो ट्रेन जो है वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हम वहाँ पर ट्रेन को भी क्या लेंगे? एज अ पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? उसको एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जब बोलेंगे इफ इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से कई ज्यादा गुना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका साइज पॉइंट के बराबर है, क्योंकि पॉइंट के पास तो कोई लेंथ ब्रेथ होती नहीं है। ठीक है ना, बस हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि भैया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर अपन पूरे एज अ सिनेरियो अगर हम देखें तो वो हमको क्या लगेगा? पॉइंट की तरह दिखेगा। तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? अभी तक हम किसी भी चीज के मोशन को कैसे डिफाइन कर रहे थे? हम किसी चीज को रेस्ट में देखते हैं, भैया इसके रेस्पेक्ट में ये चीज मोशन में है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये चीज रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो एक पॉइंट या फिर सिस्टम जहां से हम किसी भी चीज की पोजीशन को, मोशन को, या फिर अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, है ना, उसको मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आप जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर पा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के आप डिस्प्लेसमेंट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी को डिफाइन कर पा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट की आप स्पीड को डिफाइन कर पा रहे हैं, मोशन को डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना, उसको अपन जिस पॉइंट से आप डिफाइन कर रहे हैं, है ना, जिस पॉइंट से, जिस सिस्टम का यूज करके आप किसी भी चीज के बारे में आप बता रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि ये बस जा रही है, ठीक है, इसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जो बच्चा है ये आसपास की रोड वगैरह को देख के कि ये इस तरह, ये बस ट्रेवल कर रही, बस मूव कर रही। क्लियर? तो इस रोड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जैसे मान लो एक पेड़ लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में वो इस बस के मूवमेंट को बता पा रहा है। क्लियर है? तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आसपास के एनवायरनमेंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह पॉइंट और सिस्टम होता है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं, उसके मोशन को बता सकते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को या फिर उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है।
एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक क्या होता, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल छोटा सा फर्क है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब जैसे आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे, ठीक है, एक बस है जो मूव कर रही, एक बस है जो आगे मूव कर रही, आप बस के बाहर रोड के ऊपर खड़े हुए हो, आप क्या हो, रेस्ट में हो, ए इक्वल टू जीरो। आपका एक्सीलरेशन क्या है? आपका एक्सीलरेशन यहाँ पर जीरो है। रेड पेन से, हाँ, आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है? जीरो है। आप रेस्ट में हो, ठीक है, और आप इस वाले बस की पोजीशन, आप इस वाले बस के मोशन को डिफाइन कर रहे हैं कि ये बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक स्पीड से जा रही। क्लियर है कि नहीं? इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, न्यूटन्स का लॉ क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये बस मोशन में है और ये मोशन में ही है। आगे ना बात समझे, आप बस के बाहर और आपका एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे? जीरो। आपका एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप इसके एक्सेलरेशन को डिफाइन कर पा रहे हैं, आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो, आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, यहाँ पे आप न्यूटन की फर्स्ट लॉ को लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे फिर? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये बस है, अब इस कंडीशन में, जैसे मान लो ये बस हो गई, इस कंडीशन में आप बस के बाहर नहीं हो, आप बस के अंदर हो और बस मूव कर रही है, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, बस एक स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर आप, अब आपके बगल में जैसे मान लो ये एक बॉक्स रखा, ठीक है, अब ये बस मूव कर रही, अब आप इस बॉक्स को देखोगे तो आपके हिसाब से या फिर जो भी पर्सन इस बस के अंदर है उसके हिसाब से ये जो बॉक्स है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये बॉक्स तो उसके बगल में रखा हुआ है अभी भी। जैसे मान लो कुछ समय पहले भी ये बॉक्स यहीं पर रखा था, कुछ समय बाद भी ये बॉक्स यहीं पर है, इसका मतलब इस पर्सन के हिसाब से ये बॉक्स किस में है? रेस्ट में है रेस्ट में कि नहीं? लेकिन जब यहाँ पर ब्रेक लगेगा, जब यहाँ पे अगर ब्रेक लगाया जाएगा, जैसे ही यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे तो ये बॉक्स क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, है ना? जब भी ब्रेक लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये आगे की तरफ जाएगा। अब इस पर्सन के हिसाब से ये रेस्ट में था तो इसको रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अचानक से ब्रेक लगा, अब इसको, ठीक है ना, अब अचानक से ब्रेक लगेगा तो ये कहाँ पे जाएगा? आगे को जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे न्यूटन का लॉ नहीं लग रहा, क्योंकि पहले ही रेस्ट में था, एकदम से मोशन में आ गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा इसके ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? अगर आप इसी के अंदर हो, आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं है क्योंकि आप भी स्पीड में हो। यहाँ पे इस पर्सन, ये जो बच्चा था, ये जो बाहर खड़ा था, ये किस में था? इसका एक्सीलरेशन क्या था? इसका एक्सीलरेशन यहाँ पर जीरो था, ठीक है ना, ये रेस्ट में था, तो यहाँ पर फर्स्ट लो आराम से लगा सकते थे। अब अगर ये ब्रेक लगेगा तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ भैया बस में ब्रेक लग रहा है और कोई भी ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप बस के अंदर हो, यहाँ पे अगर आप बस के अंदर हो, यहाँ पे ये आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर इसके हिसाब से कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो इसको आगे नहीं जाने चाहिए, लेकिन ये एकदम से मोशन में आ गया, तो इसको हम यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोल सकते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। आ गई ना बात समझ में? इतनी सी बात है, ठीक। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन इज वन इन विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आराम से लग जाता है, और या जहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना नहीं लगेगा, नॉट होल्ड्स गुड, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद। हाँ, एक होता है वन टू और थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब सर वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? आपने मैथ के अंदर एक्सेस वगैरह पढ़ी है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे क्लास 9th में 10th में, तो वहाँ पे क्या होती थी? एक होती थी बाई एक्सेस, है ना, एक क्या होती है? एक्स एक्सेस, ठीक है ना।
ध्यान से समझना। अब अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताते थे तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो बताओगे। अगर आपको किसी लाइन की, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की पोजीशन को बताना है, कि जैसे मान लो किसी मोशन को डिफाइन करना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो या तो आप उसको एक्स एक्सिस का यूज करके बता सकते हो उसकी पोजीशन को, तो भैया वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, क्लियर, या फिर आप बाई एक्सिस का यूज करके उसको समझा सकते हो, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे केवल आपको एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, क्लियर है कि नहीं। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अगर अपन को किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए केवल एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े, एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़े, तो उसको हम क्या बता सकते हैं, उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो पर्सन है ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, अभी ये लगातार नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, तो इसकी हम पोजीशन को बाई एक्सिस का यूज करके, मतलब एक डायमेंशन का यूज करके हम इसको बता सकते हैं। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को देखें, ये बहुत पुराने पहले चलते थे मोबाइल, यहाँ पे एक जो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है, जैसे मान लो आपको इस पॉइंट की पोजीशन बताना, आपको इस सांप की पोजीशन बताना, तो यहाँ पे दो एक्सेस लगेंगी, एक तो बाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब एक तो लगेगी एक्स एक्सिस और एक क्या होगी, बाई एक्सिस, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो आप किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए आपको यहाँ पे दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, जब भी आपको दो एक्सिस की, दो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। तो जो मोबाइल के अंदर अपन पहले गेम खेलते थे, वो गेम कैसे होते थे, 2D होते थे। वो गेम कैसे होते थे, 2D, मतलब उनके अंदर केवल दो ही डायमेंशन होते थे, लेफ्ट राइट, ऊपर और नीचे वो जा सकते। यहाँ पर वो, यहाँ पे जैसे मान लो अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो यहाँ पे मोशन केवल या तो आगे होगा या पीछे होगा, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो, ठीक है, इसके अलावा कोई भी मोशन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है, मतलब एक ही एक्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन को, एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अगर दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। और लास्ट है थ्री डायमेंशनल मोशन, जहाँ पे अपन को तीन तीन एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े। जैसे ये कमरा है, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम क्या, इसको बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोल सकते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी मोशन को दिखाना है, तो भैया वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको तीन तीन 3D के अंदर आपको तीन डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी चीज़ को। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, ये कैसा वर्ल्ड है, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ठीक है ना। और इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम हमको 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि भैया ये कितनी दूरी पर है, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो जैसे मान लो इसकी पोजीशन है, अपन कैसे बताएंगे, तीन एक्सेस का, तीन डायमेंशन का यूज करके बताएंगे। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर कोई भी मोशन होता है, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड to be one dimensional if only if three coordinates of specifying the position, if only one of the three coordinates specifying the position of the object changing with time। टाइम के साथ केवल एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े, एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़े अपन को, तीन कोऑर्डिनेट में से केवल अपन एक ही कोऑर्डिनेट पोजीशन बता रहा हो, या तो एक्स या वाई या फिर जेड, तीनों में से अगर कोई भी एक का यूज करके अपन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो वन डायमेंशनल मोशन है। अगर अपन को दो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो, अपन को दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो, जैसे एक्स और वाई दोनों का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता पाओगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। अगर आपको तीनों की तीनों एक्सिस को, जैसे मान लो एक पतंग है जो हवा में उड़ रही है, उसकी पोजीशन बताओगे, तो आपको एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस का यूज करके आपको मतलब उसको समझाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी की पोजीशन बता पाओगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो मेरे हिसाब से अभी तक अपने इतना कर लिया, अब एक काम करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल से अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कल मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह पढ़ाऊंगा और डिफरेंशिएशन का बेसिक बता दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अपन को ज़्यादा बड़ी बनानी है, अपन मैक्सिमम 10 से 15-20 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर और ऐसी 3-4 वीडियो बना के हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और सारे के सारे NCERT क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल
पॉसिबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर